नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं बक्सर बिहार से आशुतोष पांडे जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2019 की परीक्षा में 123 रैंक हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका और आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू सो मच मैम फॉर द कांग्रेचुलेशन एंड इतना बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपने आइडियाज शेयर कर सकूं। थैंक यू मैम। आशुतोष, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और आप अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अप्स एंड डाउन्स हमसे जुड़े तमाम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकेंगे। थैंक यू। आशुतोष, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ, यूपीएससी सीएपीएफ कितना बड़ा सपना था? मैम, असिस्टेंट कमांडेंट बन करके देश की सेवा करना, यूनिफॉर्म में एडवेंचरस रोल में रहना और देश के जो दुश्मन हैं या फिर देश की जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उसको हल करके देश के विकास के पथ पे अग्रसर करना, ये शुरू से ही मेरा सपना था। इसके लिए मैंने 12th में एनडीए भी दिया था, ऑल्दो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन आज यूपीएससी सीएपीएफ में सिलेक्शन के बाद वो लग रहा है कि अब यूनिफॉर्म में देश की सेवा करने का जो सपना था तो वो अब मूर्त रूप लेगा। जैसा आपने कहा कि हमेशा से एक सपना था यूनिफॉर्म में अपने देश की सेवा करना, 12th में ना सही एनडीए नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन फाइनली जो सपना था आज पूरा होने वाला है। यस मैम। आशुतोष, हमसे थोड़ा अपने बारे में बताएं, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई और आप कहाँ से, एक्चुअली आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? मैम, मैं बिहार में एक जगह है बक्सर, वहाँ का एक गांव है नुआओ, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी यहीं पे सामान्य किसान हैं और माताजी हाउस मेकर हैं। तो शुरुआती क्लास 7 तक की शिक्षा मेरी गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं प्रयागराज चला गया था और वहाँ से मैंने क्लास 12 तक की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद मेरा 12th के बाद इंजीनियरिंग में भी एंट्रेंस निकला था, जेईई मेंस में, और फिर बीएचयू का बीए का भी एंट्रेंस निकला था। तो शुरू से ही क्लियर था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, चाहे किसी भी तरीके से हमको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, ये एजेंडा पहले से क्लियर था। तो घर में रिश्तेदारों ने, काफी लोग नाराज हो गए कि क्यों कर रहा है। फिर मैंने जिद करके, अपनी ही जिद पे मैंने बीए में एडमिशन लिया, अपने रिस्क पे लिया था कि बीए करके क्या करेगा तुम। फिर बीएचयू से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर 2018 में पास आउट होकर के मैं दिल्ली प्रिपरेशन के लिए चला गया था। तो 2019 में जब ये एग्जाम दिया तो उसी में मेरा ऑल इंडिया में 123 रैंक है। और कहते हैं अभ्यास व्यक्ति का आईना होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मुकाम आज आपने हासिल किया है सीएपीएफ में रैंक 123, उसके लिए भी आपने दिन रात कठिन परिश्रम, कठिन अभ्यास किया है। तो हम चाहते हैं आप हमसे क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, आप शेयर करें। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी थी मेरी सीएपीएफ के लिए कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आदमी कितना ज्यादा रूबरू हो, कितना ज्यादा समझे कि वास्तव में यूपीएससी डिमांड क्या करती है। और जब आदमी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से जाता है, उसको समझता है, तो उसको समझ में आता है कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहा है तो क्या डिमांड कर सकता है। इसके साथ साथ बेसिक बुक्स को पढ़ना, एनसीईआरटी सारी, फिर स्टैंडर्ड बुक्स लक्ष्मीकांत, एनवायरमेंट के लिए शंकर, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और स्पेक्ट्रम, इन सारी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी। इकोनॉमी के लिए संजय सिंह की, शंकर सिंह, आई एम फॉरगेटिंग, संजय सिंह की बुक थी, उसको, इन सारी चीजों को पढ़ना, बार बार पढ़ना, 2-3 बार तो कम से कम पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो एग्जाम देना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्किल। हो सकता है आपको ये आदमी 3 साल 4 साल पढ़ ले, लेकिन वो जरूरी नहीं कि एग्जाम में बेहतर कर सकता है। तो फिर उसको प्रैक्टिस करना कि उस 2 घंटे के समय को आदमी कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकता है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे आते जाते क्वेश्चन छूट जाते हैं अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं आदमी गया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस 2 घंटे के एग्जाम आवर को किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीएपीएफ में तो एक और पॉइंट एडेड था कि फिजिकल था। अब शुरुआत में हमेशा से पढ़ाई में फोकस रहा कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो फिजिकल वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। इतनी स्थिति खराब हो गई थी, कभी कभी लगता था कि छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, यूनिफॉर्म जॉब शायद नहीं मिल पाएगा कभी मुझे। लेकिन अगल बगल के लोगों को देख करके कि सब लोग अपनी अपनी कमियों के साथ कोशिश कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मेरा फिजिकल पहले और आखिरी बार वहीं पे क्लियर हुआ था।
आशुतोष, हम बिल्कुल आपकी फिजिकल राउंड के बारे में भी आएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से किन चुनौतियों को आपने पार करते हुए फिजिकल राउंड को भी क्लियर किया। बट सबसे पहले आपने कहा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स बहुत जरूरी होते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा करना एक स्किल है, तो हम चाहते हैं उस स्किल को किस तरीके से ग्रेजुअली जो भी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने में इनकलकेट कर सकते हैं। मैम, एग्जाम का 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सबसे पहले सारे क्वेश्चंस के आदमी गो थ्रू जाए, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस पढ़े। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि 40 से 45 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट रीडिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के नहीं पता होते हैं। फिर उसके बाद जब सेकंड रीडिंग में आता है तो हो सकता है कि पहली बार जो क्वेश्चन को सही मारा है वो सेकंड राउंड पता चला कि अरे ये तो गलत है, ये तो मेरा मिसरीड दैट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट, करेक्ट, इस तरीके की जंबलिंग होती है। तो दोबारा जाए, फिर उसके बाद ओएमआर शीट कलर करना, फिर स्टडी करना, फिर से उसको देखना जो क्वेश्चन छूट गए हैं। जब मैंने दिया था अपना सीएपीएफ तो उसमें क्या हुआ था कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मेरा ग्रेजुएशन का इकोनॉमिक्स था, बैकग्राउंड में था, तो बहुत पहले मैंने पढ़ा था। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको लग तो रहा था कि मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने वाकई मुझे याद नहीं थे। तो वो क्वेश्चन आखिरी के 10 मिनट में मेरे सॉल्व हुए थे। उसको 3 बार 4 बार 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 जा रहा था कि कुछ तो क्लू मिले। और उसके लिए वही कि प्रैक्टिस की जरूरत है कि आप पहले से प्रैक्टिस करें। आप कोई क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता हो कि आप क्यों गलत कर रहे हैं। फिर आप नर्वस होते हो तो आप कैसे मैनेज करते हो, जब डर लगता है तो आप कैसे मैनेज करते हो। तो इस तरीके से आप आदमी बहुत होलिस्टिकली तैयार होता है, तब जाकर के बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है वो। होलिस्टिक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और Yes, बहुत ही अच्छा आशुतोष ने बताया कि एक बार आप पेपर को गो थ्रू कर लें, और ये बहुत जरूरी और ये एकदम बेसिक सी चीज हम सभी के अंदर इनकलकेट होनी चाहिए। डेफिनेटली ये की पॉइंट है कि एग्जाम स्किल डेवलप होना है। तैयारी तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट किस तरीके से एफिशिएंटली हम पेपर में डिलीवर करते हैं, सबसे जरूरी वो है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो साइकोलॉजी है वो है कि कुछ क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को आगे रख देगा, फिर बीच में इजी क्वेश्चन को रख देगा, फिर टफ इजी। तो अक्सर होता क्या है जनरली कि कोई स्टूडेंट देखता है तो वो उसी में उलझ जाता है कि अरे यार ये तो मुझे आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। जबकि जब समय बीतता है तो उसको लगता है कि आखिरी क्वेश्चन, आखिरी में तो बहुत सारे आसान क्वेश्चन थे, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। तो जब कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट रीडिंग में जाता है तो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस वो दे चुका होता है। जिन भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं वो उसके सारे करेक्ट होते हैं, तो ये बेनिफिट मिलता है। आशुतोष, बहुत ही अच्छा आपने बताया। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पेपर 1 की रही आपकी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यस मैम, कि क्वेश्चन का जो नेचर होता है उसको समझना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अब वो क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जाएगा तो अलग तरीके से पूछा जाएगा, आईएएस में पूछा जाएगा तो अलग तरीके से पूछा जाएगा, सीएपीएफ में पूछा जाएगा तो अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो ये की स्ट्रेंथ समझना बहुत जरूरी है। और ये चीज तभी हो पाएगी जब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेगा, उसको एनालाइज करेगा कि ये क्वेश्चन, मानिए गवर्नर हम पढ़ रहे हैं तो गवर्नर के किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई करंट हैपनिंग हो रही है तो उसके किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि सीएससी का करंट अफेयर्स और इसका करंट अफेयर्स में काफी डिफरेंस होता है। इसका करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव होता है और स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होता है, फिल्म इंक्लूडेड होती है, जबकि सीएससी में ऐसा नहीं होता है। तो जब कोई भी स्टूडेंट ये समझ जाएगा कि हमसे डिमांड क्या करा जाएगा, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना कि वो किसी क्वेश्चन, कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो इसमें वो क्या क्वेश्चन बना सकता है, तो ये काफी हेल्प करता है। और आई थिंक कोई भी स्टूडेंट अगर 5 साल 6 साल के पेपर से जाता है तो वो उसको क्लियर हो जाती है। ऑल्दो इट इज अ वेरी सीरियस जॉब, काफी आदमी एग्जॉस्ट कर जाता है, लगता है कि यार इससे कम मेहनत हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट रीडिंग के बाद ये काम सीरियसली होना चाहिए कि आदमी क्वेश्चन पेपर पढ़े, समझे, बुझे। क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चंस का नेचर समझिए, और हर एग्जामिनेशन की अलग अलग डिमांड है। टॉपिक्स तो सबके सेम रहते हैं, बट डिमांड आपको समझनी है, और इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको अपने हिसाब से, अपने से करनी पड़ेगी। काफी सारे वीडियोस आपको गाइड कर सकते हैं, बट जो सेल्फ एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है। यस मैम। आशुतोष, कुछ स्ट्रैटेजी आपकी स्पेसिफिकली पेपर 2 की ले रही जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है? पेपर 2 के लिए था कि ऐसे के नेचर को समझना, किस तरीके से ऐसे पूछे जा रहे हैं, और लिमिटेशन समझना कि हम कितना लिख सकते हैं। हमको 300 वर्ड्स में लिखने हैं,
तो हम बहुत बड़ा नहीं लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, हमको होलिस्टिकली उस एसे को कवर करना है। तो पहले ये समझना कि किस तरीके के एसे पूछे जा रहे हैं और हम कितना लिख सकते हैं, अपनी लिमिटेशंस को भी समझना। और एक बड़ा फेमस कोटेशन है आइंस्टीन का कि द जीनियस इज वन हु नो वेयर टू स्टॉप, कि जीनियस वही होता है जिसको पता होता है कि हमको रुकना कहाँ है। तो ऐसे के लिए ये स्ट्रेटजी थी कि मेरी कितना हमको लिखना है, और किसी किसी टॉपिक के बारे में इसे लिखने से पहले उसके सारे पॉइंट्स को मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था कि ये डायमेंशन लिखूंगा। सारे चार ऐसे होते थे, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। फिर मैं आर्गुमेंट्स के नोट्स बना लेता था, क्या आर्गुमेंट्स, जब आर्गुमेंट्स या ऐसे आदमी लिखता था तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल, इन सारे डायमेंशंस को कवर करता है। तो इससे एक होलिस्टिक और एनरिचिंग हो जाता है, पढ़ने में अच्छा लगता है कि चलो इसने पूरा होलिस्टिकली कवर किया है। फिर रिपोर्ट के लिए प्रैक्टिस करना, फिर प्रेसी के लिए भी प्रैक्टिस करना, ग्रामर के लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लेना सफिशिएंट होता है। तो थ्रू आउट इसमें ये चीज मैंने महसूस किया कि इसमें टाइम का इशू आता है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाएं, आर्गुमेंट्स प्रैक्टिस करके जाएं, रिपोर्ट प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि पहली बार किसी को नहीं आएगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और करने के बाद और हो भी जाता है, ये भी गारंटी है। बिल्कुल, अगर कोई कर रहा है पूरे मन से तो होना है ही, जैसे आशुतोष ने भी बोला अभी। आशुतोष, आपने कहा कि आप ऑलरेडी आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे आर्ग्यूमेंट्स के, यू ऑलरेडी हैड ऑल द फॉर द पॉइंट्स, और आपको पता था किस तरीके से ऐसे में क्या यूज करना है। तो आप थोड़ा से इस डायमेंशन पे हम सभी को बताएं, किस तरीके से आपने नोट्स प्रिपेयर किए, किस तरीके से टॉपिक को समझा। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जा रहा था कि, तो मैंने एक डेटा शीट तैयार किया कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने 6-7 ऐसे पॉइंट बने जिससे ऐसे पूछे जा रहे थे। एक एग्रीकल्चर था, एक सिक्योरिटी था, एक वुमेन था, एक एनवायरमेंटल था, और एक सोशल मीडिया, समथिंग लाइक दैट था। तो मैं देखा कि हर साल इसी सब से ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इन सब पे पॉसिबल डायमेंशंस मैंने तैयार कर लिए। ऑब्वियसली जो ऐसे का नेचर होता है, एग्जामिनेशन हॉल का जो स्टूडेंट बाहर प्रिपेयर करता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो अंदर देखने के बाद फिर उसको अपने कस्टमाइज करना है कि जो ऐसे मैंने पॉइंट्स बनाए थे इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ, कोटेशंस लिखना। तो हालांकि कहना तो आसान होता है, आदमी पढ़ के जाता है, लेकिन असली एग्जामिनेशन हॉल में इतना रश होता है कि कई ऐसे में 4 ऐसे लिखना है तो 2 ऐसे में मिस कर जाता है कोटेशन लिखना। तो इट्स ओके, ऐसा भी होता है, आदमी मिस कर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस किया रहेगा तभी वो लिख पाना। कई बार क्या होता है कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो दैट रियली डज नॉट मैटर। बस साफ साफ होना चाहिए कि पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या लिखे हो आप। अब ये ना हो कि कुछ समझ सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहा है। तो बस हैंड राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होने की जरूरत नहीं है। आप क्लियर लिखें, ब्यूटीफुल होने से मतलब नहीं है, आशुतोष ये कहना चाह रहे हैं। आशुतोष, नोट्स किस तरीके से आप अपने लिए बनाते थे? नोट्स न्यूज़पेपर पढ़ता था, या थॉट प्रोसेस, नोट्स मेनली थॉट प्रोसेस था। न्यूज़पेपर पढ़ा, किसी टॉपिक को पढ़ा इकोनॉमी में, न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर उस पर थॉट दिया, अपने आप को उस जगह पे रखा। सबसे मुझे अच्छी स्ट्रेटजी लगती थी कि आप कोई भी प्रॉब्लम अपने अगल बगल देख रहे हो तो अपने आप को उस जगह पे रखो कि क्या है, अगर मैं होता तो क्या करता। आप इरिगेशन, आप मैं गाँव में घूमता हूँ, देखता हूँ क्या है, अगर कोई किसान कर रहा हो, मैं किसान होता तो मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां होती, और उस पर थॉट देना। फिर मैं रोड में चला, जाम लग गया, रेलवे में हूँ, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्यों आ रही है, इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ क्यों हो रहा है, और क्या मॉडल हो सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। नदी नाले सूखे हुए हैं तो क्यों सूखे हुए हैं, इसका क्या डायमेंशन हो सकता है। तुरंत गूगल पे सर्च किया, ऐड कर लिया। तो इस तरीके से एक्टिव जो स्टडी होती है वो काफी मेरे साथ थी। मैं बुक लेकर के उतना पढ़ नहीं पाता था, या पढ़ता था बोर हो जाता था, लेकिन मैं अगल बगल बात करते, किसी से बात करते सुन लिया। कोई 2 वुमेन आपस में बात कर रही हैं, अपनी चुनौतियों के बारे में बात कर रही हैं, अपनी समस्याओं के बारे में, उनको बातचीत करके लगता था कि वाकई में ये प्रॉब्लम है, एक जेनरिक ह्यूमन वुमेन की प्रॉब्लम है, और वही चीजें मैं लिख पाए, और इसके लिए मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे अच्छी चीज ये थी कि बस सोचा हुआ था कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। एक थॉट प्रोसेस आपने डेवलप किया और हर डायमेंशंस को एक डायनेमिक नजरों से आप देखते रहे। यस मैम। आशुतोष, और किस तरीके से टेस्ट सीरीज का रोल आ जाता है और कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? टेस्ट सीरीज मेनली सिमुलेशन के लिए जरूरी है, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है कि आप कमरे बैठे 2 घंटा 3 घंटा, जो सेकंड पेपर के लिए 3 घंटा की टाइमिंग है, फर्स्ट पेपर के लिए 2 घंटे की टाइमिंग है,
उसको बैठना, और उस 2 घंटे में ही मैं बताऊं कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो पसीने छूटने लगते थे घर पे ही। तो ये जो फियर होता था वो दूर होता है, और जो भी स्टूडेंट पढ़ा है उसमें क्लैरिटी आती है कॉन्सेप्ट में। पढ़ते समय लगता है कि ये भी याद है, अरे ये भी याद है, अरे पढ़ा तो है ही। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो लगता है कि ये कहाँ लिखा हुआ था, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिस कर जाता है स्टूडेंट पढ़ते समय। तो जब टेस्ट सॉल्व करता है तो उसको क्लैरिटी आती है, या इन शॉर्ट आप कह सकती हैं एब्सोल्यूट क्लैरिटी जो आती है, वो होता था। आशुतोष, ये तो हमने रिटन एग्जामिनेशन की बात कर ली और बहुत सारे आपके जर्नी से काफ़ी पर्सपेक्टिव मिला होगा स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जैसे पीईटी भी कहते हैं। तो आपने मेंशन किया था पहले कि कई कई कठिनाई आई थी आपको इस राउंड में, थोड़ा सा आप शेयर करें। पीटी का शुरू से घर में पढ़ाई का बहुत माहौल था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे बच्चे केवल पढ़ते हैं, खेलते नहीं हैं। और इस चक्कर में क्या हुआ कि थ्रू आउट लाइफ कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं किया, ना कोई दौड़ा ना कोई कुछ किया। जब पीटी का आया, रिटेन के 2 महीने बाद रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर दौड़ना स्टार्ट किया। तो इतना ज्यादा सिन बोन में मेरे पेन होता था, लेग में अनबियरेबल पेन होता था, लगता था कि नहीं हो पाएगा। पहले आदत थी जब 12th में था कि अपनी समस्याओं को शेयर मत करो, बोल दो कि सब बढ़िया है, पेरेंट्स को अरे सब बढ़िया है। तो मैंने सोचा इस बार मैं किसी को भ्रम में नहीं रखूंगा, तो पिताजी को बार बार बोलता था कि नहीं हो रहा है मेरे से, पैर में पेन हो रहे हैं, अनबियरेबल पेन हो रहा है। तो 2-4 दिन सुने, उसके बाद बोले ऐसा करो तुम भी रहने दो, तुम जो रहने दो, मत तैयारी करो, तुम यूपीएससी की ही तैयारी करो। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने अगल बगल देखा, सब में देखा कि सब में कुछ ना कुछ कमी है। एक स्टूडेंट को देखा कि उसके कट ऑफ, उसके मार्क्स काफी कम थे। पहले पेपर में 105-10 थे, उसको डर था कि बता रहा था कि मैं मेरिट आउट हो जाऊंगा। उसकी हाइट अच्छी थी, रनिंग अच्छी थी। एक गर्ल को, एक लड़की थी, मैंने उसका देखा कि उसकी रनिंग फिजिकल एफिशिएंसी अच्छी थी, मार्क्स भी डिसेंट थे, लेकिन उसकी हाइट एकदम क्रिटिकल थी। उसको फियर था कि मैं हाइट में बाहर हो जाऊंगी। मैंने एक स्टूडेंट को देखा कि उसका चेस्ट कम था, 81 मांगते हैं सेंटीमीटर, उसका 75 था, बट स्टिल ही वाज कमिंग टू रन। इस तरीके से मैंने देखा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, बट सब लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ क्या थी, मेरे मार्क्स डिसेंट थे, मेरी हाइट डिसेंट थी, चेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वजन भी कोई इशू नहीं था। तो बस मेरे साथ कमी थी कि मेरा सिनबोन पेन कर रहा है। तो मैं अपनी एक कमी के लिए क्यों अपनी तैयारी छोड़ दूं, मैं भी आऊंगा। और सबसे खास चीज ये थी कि पहली और आखिरी बार मेरा फिजिकल गोरखपुर में मेरा था, वहीं पे क्लियर हुआ। उससे पहले मैंने कभी 100 मीटर अपने टाइम पे पूरा नहीं कर पाया था, कभी लॉन्ग जंप पूरा नहीं कर पाया था। लगता था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, पता नहीं क्या होगा वहां जाकर के। फ्रेंड गुड लक बोलते थे, वो भी बुरा लगता था कि क्या बोल रहे हो, आने वाले हैं गोरखपुर से हम। लेकिन एक चीज समझ में आई कि कहीं फेसबुक व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि कई बार ताले की, गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तो ऐसा होता है कि कई बार आप, जब तक से आपके पास अटेम्प्ट है, आप कोशिश करते रहिए लास्ट सेकंड, लास्ट मोमेंट तक। आप कभी नहीं जानते हैं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट आपको सक्सेस दिला देगा। तो होप तो नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे फिजिकल से यही समझ में आया कि आदमी मन से पहले हारता है और वास्तव में वो बाद में हारा होता है। तो ये चीज बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। आशुतोष, सच में बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप तब तक आप दे सोचिए कि आप कितने खुद में प्रिविलेज्ड हैं, और जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं उसको सुधारिए, ना कि वीकनेसेस के दम पे आप जो अपॉर्चुनिटी है उसको गिव अप कर दें। यस और मैम। तो अगर उस समय आप शायद गिव अप करते तो आज इस समय इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। और यही दिस इज द यस मैम। पावर ऑफ नॉट गिविंग अप। यस मैम। और एक और मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट होते हैं उनको अक्सर लगता है कि पढ़ाई पढ़ाई केवल पढ़ाई करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी लाइफ की हिस्सा होनी चाहिए। अभी तो मोदी जी ने रिसेंटली फिट इंडिया मूवमेंट में कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो आई थिंक वो होना चाहिए। बस ना काफी कॉन्फिडेंस आता है, निगेटिविटी नहीं आती प्रिपरेशन के दौरान। जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डे टू डे एक्टिविटीज में फिजिकल एक्टिविटीज को जरूर शामिल करें, रनिंग करें, जिमिंग करें, जो करना है करें, लेकिन वो करें, काफी हेल्प मिलेगी। आशुतोष, आपने अपना जो पीटी का एक्सपीरियंस था वाकई बहुत ही इंस्पायरिंग था सभी के लिए। और फिर से यही कहूंगी, द पावर ऑफ नॉट गिविंग अप इज हेयर। यस मैम। आशुतोष, आगे बढ़ते और बात करते हैं इंटरव्यू राउंड की। तो कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? क्योंकि पीटी के बाद जब इंटरव्यू की बात करें तो काफी टाइम गैप था। यस मैम, हम लोग का फिजिक पीटी जो था दिसंबर में क्लियर हो गया था। इंटरव्यू वाज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल और मई, लेकिन लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से ये काफी लंबा स्ट्रेच कर गया और नवंबर में हम लोग का इंटरव्यू हुआ।
तो इस थ्रू आउट प्रिपरेशन इंटरव्यू में ये रहा कि अपना जो भी डेफ होता है, जब आदमी फिजिकल के समय डेफ भरता है, उसको थॉरोली प्रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि 60-70% इंटरव्यू उसी के अराउंड होते हैं। आप कहाँ से हैं, आपका नाम का क्या मतलब है, आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और इसके साथ साथ सिक्योरिटीज से आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आप किस फोर्स को पहला प्रेफरेंस दिए हैं, किसको आखिरी दिए हैं, क्यों दिए हैं। तो इन सारी चीजों को प्रिपेयर करना पड़ता है इंटरव्यू के दौरान। और एट द सेम टाइम एक इंटरव्यू भी देना एक स्किल ही होता है। आप हो सकता है आप सारी चीजें पढ़ी हो सकता है आपको सब कुछ पता हो, A to Z क्लियरिटी हो, लेकिन जब 5 बोर्ड मेंबर आपके सामने बैठे होंगे, आप सामने बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आया क्या बोले, अब डर लगता रहेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस काफी जरूरी होती है। हमारे फ्रेंड थे, हम लोगों ने काफी मॉक किया था ऑनलाइन, लॉकडाउन लग गया था तो ऑनलाइन मॉक किया था, फिर उसके बाद इंटरव्यू से पहले ऑफलाइन मॉक किए थे बहुत सारे। तो उसने काफी हेल्प किया मुझे। और इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू जो होता है, मैंने क्या एक टेक्निक यूज की थी, विजुअलाइजेशन की टेक्निक। आप घर पे बैठे कहीं भी बैठ रहे हो, जिसको भी जो भी स्टूडेंट इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, वो विजुअलाइज करे कि वो यूपीएससी भवन में एंट्री कर रहे हैं। आप जब कमरे में घुस रहे हैं तो 4-5 लोग आपको देख रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। एक एक इवेंट को, जो भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, आप उसको विजुअलाइज करें, पहले ही विजुअलाइज करें। और जब मैं ये कर रहा था, विजुअलाइजेशन कर रहा था, तो अब ऑलरेडी वो काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, डर लगने लगता था घर पे ही, कैसे होगा क्या होगा। जब इसको बार बार विजुअलाइज करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, तो फिर वो धीरे धीरे डर डाइल्यूट होने लगता है। इसके साथ ऐसी कैसी कई की सिचुएशंस आती हैं कि इंटरव्यूअर आपको हंसा देगा और खुद नहीं हंसेगा। आप हंस दिए और अब सामने वाला हंस नहीं रहा है, तो लगता है कि बेवकूफ बना, मैं बेवकूफ हूँ क्या, मैं स्टूपिड हूँ, मैं क्यों हंस रहा हूँ। अब उस समय समझ में नहीं आता स्टूडेंट को क्या रिएक्शन दे वो। तो इन छोटी छोटी चीजों का कि एक और मैंने इमेजिन किया था कि मानिए मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मैं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। या फिर मैंने टाइम मांगा कि सर प्लीज गिव मी सम टाइम टू थिंक ओवर इट। मैंने 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम लिया, उसके बाद भी मुझे आंसर नहीं याद आया। तो वो काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कैसा हूँ क्या हूँ। तो ये सब जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उसको पहले ही विजुअलाइज कर लो। और इंटरव्यू में साफ साफ बोला था कि आप यू कैन इजिली से नो, वी आर नॉट जजिंग ऑन द क्वेश्चंस यू आर नॉट आंसरिंग। हम उस क्वेश्चन पे आपको जज नहीं कर रहे हैं जो आप आंसर नहीं दे रहे हैं। तो इंटरव्यू में नो कहना कोई गलत चीज नहीं होती है, आप मना कर सकते हैं। और आप जो आंसर पता है उसका ऑनेस्टली जेन्युइनली जवाब दीजिए, और वो ऑनेस्टली से काफी इम्प्रेस होते हैं। आशुतोष जी ने बहुत ही बारीकी से बताया कि हर एक सिचुएशन को उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था कि तब किस तरीके से रिएक्ट करना है अगर आंसर नहीं आ रहा है, अगर उन्होंने टाइम मांगा है। और ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा आशुतोष जी। आशुतोष, आपने काफ़ी बारीकी से तैयारी की है थी, तो मैं आपसे ये प्रश्न उन सभी स्टूडेंट्स के ऑन बिहाफ पे पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्हें कोई SRTs पूछी गई और उनका पर्सपेक्टिव और बोर्ड का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, तो किस तरीके से स्टूडेंट रिएक्ट करना है उस सिचुएशन पे? सबसे इम्पोर्टेंट होती है SRT में कि आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। आप बोर्ड की हो सकता है कि उसका अलग ओवरव्यू हो, लेकिन आप अपना आर्गुमेंट दे सकते हो कि सर मैं इस प्रिंसिपल और इस आर्गुमेंट में, और अपने आर्गुमेंट को लेकर के और ज्यादा उसके फेवर में फैक्ट्स, केस स्टडीज दे सकते हो। लाइक एक सिचुएशन रिएक्शन इस तरीके से हो सकता है कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है, एक जगह पे बुढ़े हैं, मतलब एक ही ऐसा लॉन है जहाँ पे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, बुढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इन तीनों, और आप वहाँ के डिजास्टर के हेड हैं, आप किसको बचाएंगे। इसमें से आप किसी को पहले बचा सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी आप कोई भी पहले हो सकती है। वो इस पे जज नहीं करेंगे आप किसको पहले बजा रहे हैं, वो जज इस पे करेंगे कि आप प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करें, आपके लॉजिक कौन सा लग रहा है। आप चीफ मिनिस्टर को भी बता सकते हैं कि दैट विल डिलीवर होप, वो लोगों में होप, वो लोगों का लीडर है, तो वो लोगों को होप डिलीवर कर सकते हैं। आप चीफ सेक्रेटरी को भी पहले बचा सकते हैं क्योंकि वो पूरे ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, वो और ज्यादा अच्छे से ट्रिगर कर सकते हैं। आप बच्चे बूढ़ों को भी बचा सकते हैं कि भाई वो ज्यादा प्रोन टू डिजास्टर है तो उनको पहले बचा लिया जाए, इन लोगों के लिए तो ऑलरेडी उतना प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप लॉजिक कौन सा लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इस चीज पे काम करने की जरूरत है, सिचुएशन रिएक्शन। और इसमें मुझे लगता है कि इंटरव्यूज के ट्रांसक्रिप्ट काफी हेल्प करेंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको देखकर प्रैक्टिस किया जा सकता है। मैंने काफी प्रैक्टिस करी थी इसके लिए। आशुतोष,
क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आपके जर्नी से आप बताना चाहेंगे जिसने हेल्प किया आपको अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में? मैम यही लगा कि फियर दिमाग में ना होनी चाहिए। फियर और डेस्परेशन, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के। उसको लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल को लगता है कि हम डेस्परेट होंगे, बार बार कोशिश करेंगे, एकदम घबराए हुए होंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब आप रिलैक्स होते हो, आप खुश होते हो, छोटी छोटी चीजों पे आप खुश होते हो, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हो। आप अपने आप पे प्राउड फील करते हो, छोटी भी अचीवमेंट है आप प्राउड फील कर रहे हो, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो मैंने यही रियलाइज किया कि हर छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करो, हर छोटी छोटी अचीवमेंट को मानो कि दिस इज योर अचीवमेंट। ऐसा कभी मत वेट करो कि किसी दिन इतना बड़ा हो जाएगा उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। इन चीजों पे क्या ही खुश हो जा सकता है। आप कभी नहीं जानते हो कि आप उस सेलिब्रेशन के लिए रहोगे कि नहीं रहोगे। अगर आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो। और अपने आंख कान नाक तीनों को हमेशा खुले रखो, किसी के विचारों को, किसी से भी मिल रहे हो आप कुछ भी सीख सकते हो। तो ये चीजें मतलब मुझे काफी हेल्प की, मतलब बुक से ज्यादा ये चीजें मुझे ज्यादा हेल्प की। पिताजी अक्सर कहते, तो वैसे लोगों से मिलना, बातें करना, अगल बगल देखना, उससे सीखना कि क्या हो रहा है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को मैं ये जरूर सलाह दूंगा कि अपना आंख हमेशा बुक के ऊपर ही निर्भर मत रहो, अगल बगल की चीजों को भी देखते रहो कि क्या हो रही है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखो। ब्लेम गेम मत खेलो कि ये हो रहा है, ये ब्लेम है, वो ब्लेम है। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, आप सेना में अफसर बनने जा रहे हो, आप उस तरीके से सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या है, तभी वो डिफरेंस क्रिएट करेगा अपने और में। थैंक यू सो मच आशुतोष जी फॉर जॉइनिंग अस और अपनी पूरी डिटेल में स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और काफ़ी वैल्यूएबल आपके टिप्स एंड सजेशंस हैं। आई एम श्योर बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेंगे, काफ़ी हेल्प लेंगे आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जर्नी से। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।